देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन बच्चों पर तीसरी लहर का खतरा अब भी बना हुआ है। दूसरी लहर में इस बार हमने देखा कि न सिर्फ ज्यादा उम्र के लोग बल्कि बड़ी संख्या में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हुए। ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों की खास देखभाल करने की जरूरत है। बच्चों में बुखार, खांसी, डायरिया जैसी शिकायत होने पर इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। आयुष मंत्रालय ने बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सुझाव, देखभाल और लक्षणों की पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि कब आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, कब आप बच्चों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। तो अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि बच्चों में कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचाना है। और इस चर्चा में हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी रहेगा। और जो मुख्य सवाल हैं वो ये हैं कि बच्चों में कोरोना के किन लक्षणों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को कोरोना हो जाए तो माता पिता क्या करें? बच्चों की सेहत खराब हो तो कब उन्हें अस्पताल लेकर जाएं? बच्चों के संक्रमित होने पर कौन सी दवा उन्हें दी जाए? बच्चों के पॉजिटिव होने पर क्या उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं? बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है तो उनके बचाव का तरीका फिर आखिरकार क्या है? तो आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे आज हमारे साथ दो सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव सीनियर कंसल्टेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इंटरनल मेडिसिन से डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो सारे सवाल जो आपके जहन में होंगे उनके जवाब देने के लिए दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ अगले आधे घंटे तक रहेंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आयुष मंत्रालय की ओर से बच्चों के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। तो इन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि बच्चों को अक्सर अपने हाथ धोने चाहिए और बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल वो जरूर करें। आयुष मंत्रालय ने अपने सुझावों में कहा है कि 5 से 18 साल के बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य है। 3 लेयर सूती कपड़े का मास्क बेहतर है। बच्चों को घर पर ही रखें। बच्चों को यात्रा कराने से बचें। वीडियो कॉल्स के जरिए बच्चों से जोड़े रखें। और बच्चों को कोरोना से बचाना है तो तीसरी लहर को कैसे हम बेअसर कर सकते हैं, जो आयुष मंत्रालय की ओर से जो सुझाव दिए गए हैं। देखभाल देखिए बहुत ही ज़रूरी है। लक्षणों पर नज़र रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टरों की सलाह आप ज़रूर लें अगर किसी तरह के लक्षण बच्चों में नज़र आते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। 2 साल से बड़े बच्चों को 2 टाइम ब्रश कराएं। 5 साल से बड़े बच्चों की तेल मालिश करें। उनकी नाक में तेल लगाएं। गर्म पानी के साथ गरारे कराएं। 5 साल से बड़े बच्चों को प्राणायाम और मेडिटेशन भी कराएं। और 5 साल से बड़े बच्चों को कसरत के लिए आप प्रोत्साहित करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, काढ़ा, हल्दी दूध दें। पर्याप्त नींद लेना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ये कुछ सुझाव हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टरों का पैनल इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर भार्गव, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि जो तीसरी लहर है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जिसमें बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो बच्चों में नज़र आए जब पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे बिल्कुल वाकिफ रखता हूं इस बात से। तीसरी वेव में बच्चे इफेक्ट तब होंगे जब एडल्ट वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इजराइल से कल एक स्टडी आई है जो ये बोलती है कि अगर आपने एडल्ट वैक्सीनेशन को अच्छे से किया है तो बच्चे ग्रसित नहीं होंगे। ये प्रूवन है इजराइल और यूएस के डेटा से, क्योंकि वहां पे बच्चों में तीसरी वेव नहीं आई क्योंकि एडल्ट वैक्सीनेटेड थे। वही यूके का डेटा है। अब हम मानते हैं कि मान लीजिए थर्ड वेव आएगी और बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है क्योंकि अप्रूवल नहीं है, तो बच्चों को क्या क्या सिम्टम होंगे? सिम्टम वही हैं जिसमें फीवर है, जिसमें उनका खाना कम हो जाना है, लूज मोशंस है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, मतलब तेज तेज सांस लेना। अब बच्चों के लिए माँ बाप को स्पेशली देखना पड़ेगा जो 2 साल से कम है और 2 साल से ऊपर है। बच्चों को एक्चुअली हमको ये देखना चाहिए कि 1 साल से कम, 1 साल से 5 साल और 5 साल से 18 साल, तीनों की अपनी अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकती है। क्योंकि 1 साल का बच्चा चिल्लाएगा नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। उनको सतर्कता रखनी है कि जब भी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो, यहाँ की मसल्स तेजी से चले या जो फेफड़े हैं वो बहुत तेजी से धड़के, तो आपको समझ जाना चाहिए
बच्चा ज्यादा तेजी से सांस ले रहा है। दूसरा, वो अगर माँ का दूध पीना बंद कर देता है या चिड़चिड़ापन उसमें बढ़ता है, वो दूसरा लक्षण है। तीसरा कॉमन लक्षण 1 साल से नीचे में लूज मोशंस है, इसको ध्यान रखना आवश्यक है। 2 से 5 साल में भी वो शायद बुखार बता सकता है, दर्द बता सकता है, बट आपको सतर्क रहना, खुद को सिम्टम पकड़ना सबसे ज्यादा आवश्यक है। 5 से 18 साल वाला बच्चा जरूर बुखार, बॉडी पेन, खांसी, जुकाम जरूर बता देगा। टेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कोई भी सिम्टम हो इनमें से टेस्ट कराना जरूरी है। इसके साथ में मान लीजिए किसी को बुखार नहीं आया, जिसे अपन MIS कहते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, एक नई इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों में इटली में सबसे पहली बार पाई गई थी, जो 2020 में। उसमें रैशेज आना, जॉइंट पेन होना, बुखार का तेज आना, सांस का तेज चलना, ये 3-4 चीजों का कॉन्स्टलेशन साइंस है। बिना कोविड पॉजिटिव हुए भी अगर वो कोविड एंडेमिक एरिया में है, जहां पे आसपास कोविड फैला हुआ है, बच्चों को अगर ये सिम्टम होते हैं, फिर से सुनिएगा, बुखार आना, जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट मतलब छोटे जॉइंट और बड़े जॉइंट दोनों, छोटे जॉइंट ये होते हैं, बड़े जॉइंट ये होते हैं, इसमें उसका दर्द बताना, स्किन पे लाल कलर का रैश आना, ये कॉमन सिम्टम होते हैं जिसको आपको पकड़ के एंटीबॉडी टेस्ट कराना है कोविड का। अगर वो पॉजिटिव आती है तो ये मान के चलिए कि ये कोविड सीक्वली है, जिसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये MIC कहते हैं, और इसका इलाज स्टेरॉइड के माध्यम से करना है। जो जो चीजें आप एडल्ट में देते थे वो कुछ नहीं देनी। पीडियाट्रिक में 3 ही चीजें ध्यान रखनी है, टेंडर लव एंड केयर, बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल, और अगर रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो या सैचुरेशन फॉल करे, अस्पताल में जाके ऑक्सीजन या स्टेरॉइड। ये 4 चीजें बच्चों में है। आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर नामक कोई चीज नहीं देनी है। ये बात आवश्यक तरीके से समझना जरूरी है। और जिस प्रकार से सरकार तैयारियां कर रही है, महाराष्ट्र में 500 बच्चे स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को लिया गया है, गुजरात में लिया गया है, वैसे ही सब जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पीडियाट्रिक ICU, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक नर्सिंग और वेंटिलेटर प्लस मास्क का होना आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है कि कौन सी दवा दी जानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, तो डॉक्टर भार्गव ने बताया कि कौन सी दवाइयां नहीं देनी, लेकिन पेरेंट्स कब ये समझें कि हाँ खतरा हो सकता है बच्चों के लिए, कब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है या घर में ही उनका ट्रीटमेंट संभव है, ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? जी हाँ, देखिए अभी बहुत अच्छे से डॉक्टर भार्गव ने बताया। वही देखिए कि बहुत अच्छा स्टेप सरकार ने ये लिया है कि गाइडलाइंस इशू करी हैं, ताकि जो डॉक्टर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं दोनों के लिए ही सुविधा हो और हम ये समझ सकें कि कब ट्रीटमेंट लेना है, कितना ट्रीटमेंट लेना है, कब हमें स्टेप अप करना है ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें उसमें काफ़ी विस्तार से बताई गई हैं। देखा जाए तो पेरेंट्स के लिए देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जिस तरह से 5 साइंस इसमें बताए भी गए हैं कि अगर फीवर जो है वो 5 दिन से ज़्यादा रह रहा है, या आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, समझ नहीं पा रहा है आपकी बात को, या बिल्कुल खा पी नहीं रहा है, या आपको लगे कि उसकी जो सांस की गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और बहुत आसान सा तरीका भी होता है बच्चों के, अगर हम आगे के कपड़े हटा दें तो जो पसलियाँ होती हैं यहाँ पर, उनमें आपको मूवमेंट दिखेगा, आपको वो अंदर धंसती हुई भी दिख सकती हैं। तो यहाँ से हमें रेस्पिरेटरी रेट को कैलकुलेट करना चाहिए बच्चे का कि कितना ज़्यादा है, और अगर बच्चे का आप ऑक्सीजन जो नाप रहे हैं वो अगर जो है 95% से कम आ रहा है, तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जब आपको ये समझना होगा कि बच्चा जो है अब ज्यादा सीरियस की तरफ जा रहा है या हमें अब अस्पताल की जरूरत है। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि जैसे ही आपको कोई शुरुआती लक्षण दिखे, चाहे हल्का नजला, बुखार, दस्त या पेट में दर्द या बच्चे के शरीर पे कोई चकत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो वक्त आपके लिए है कि आप तुरंत डॉक्टर को तभी संपर्क कर लें। ये ना सोचे कि हम घर में खुद पैरासिटामोल दे देंगे या हम घर में खुद अपने आप से कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स एंटीबायोटिक भी अपने आप से शुरू कर लेते हैं कि पिछली बार डॉक्टर ने ये एंटीबायोटिक बताई थी तो इस बार फिर से यही शुरू कर लेते हैं। तो ये एक बहुत गलत तरीका है जिससे पेरेंट्स ट्रीट करने लगते हैं। ये ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके कांटेक्ट में रहें। वो जो आपको दवाइयाँ बताएंगे, जरूर गाइडलाइंस में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं और डॉक्टर्स भी जो है आपको ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देंगे, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में रहने से जो फ्लैग साइंस होते हैं, जो डेंजर साइंस होते हैं, वो पता चल जाते हैं और ऐसे में आप वक्त से जो है हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, या अगर हमें स्टेप अप करने की ज़रूरत है ट्रीटमेंट तो वो वक्त से हो जाएगा। इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस वक्त कि आप कोई ना कोई पीडियाट्रिशियन आप आइडेंटिफाई करें जिसके साथ आप जो है जुड़े रहें जब भी अगर आपके बच्चों में इस तरह की कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं। और वहीं ध्यान रखें कि स्टेरॉइड आपको अपने आप शुरू नहीं करना है। ये गाइडलाइंस में भी बहुत अच्छे से कहा गया है कि स्टेरॉइड्स शुरू नहीं करनी है, घर पर स्टेरॉइड्स नहीं देनी है, बेवजह
बच्चों का सीटी स्कैन नहीं कराना है। तो ये सब चीजें जो कई बार पेरेंट्स खुद भी कराने लगते हैं, और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको ये गाइडलाइंस मिली है ताकि वो भी जो है एक दायरे के अंदर ही रहें और उसी हिसाब से बच्चों का ट्रीटमेंट करें। और जैसे कि अभी फ्लैग साइंस डॉक्टर भार्गव ने बताया वो बहुत जरूरी है। और वहीं जैसे अगर लगे कि अचानक से बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, या उसकी जीभ बिल्कुल लाल हो गई है, उसकी आंखें बिल्कुल है, या आपको लगे कि बच्चा गफलत में है, समझ नहीं पा रहा है आप उससे क्या कह रहे हैं, बेहोश दिख रहा है बच्चा, या आपको लग रहा है कि वो बहुत तेज तेज सांसें ले रहा है, या बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चे को, तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जब आपको जरूर जो है तुरंत किसी अस्पताल या नर्सिंग होम की तरफ जाना चाहिए। जी, और ये एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी बड़ों को भी परेशान करती है और बच्चों को भी। और डॉक्टर मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज, एक तो डर, घबराहट, एंजाइटी, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बड़ों में भी देखने को मिलते हैं, और जब बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को प्रभावित होते हुए तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में भी नजर आते हैं, भले ही वो कोरोना संक्रमित ना हो। और जब हम बात कर रहे हैं कि वो कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं तीसरी लहर में, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप क्या सुझाव देंगे, कैसे बच्चों को डील किया जाए? देखिए, समझना ये होगा कि जैसा हम देख रहे हैं, ये पेंडेमिक है, जो ये विश्व महामारी चल रही है, पिछले करीबन 1.5 साल से लोग हिंदुस्तान में इसका सामना कर रहे हैं, विश्व भर में भी कर रहे हैं। तो जो अनिश्चितता का काल चल रहा है, जो लोगों में डर और भय की स्थिति चल रही है, उससे पैनिक क्रिएट हो रहा है। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, और डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केस काफी बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा ये असर केवल बड़ों में ही नहीं, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक बोला, बच्चों में भी देखा जा रहा है, और बच्चों में ज्यादा देखा जा रहा है। उसका कारण ये है, बच्चों का जो मनोविकास होता है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम बोलते हैं, वो बड़ों के मुतालिक इतना अच्छा नहीं होता है। वो पूरी तरह सक्षम नहीं होते हैं खतरे को भांपने का, उसको एहसास करने का, उसको जानने का, और उसको उससे पार पाने के तरीकों को ठीक से लगाने का, उसको फॉलो करने का। तो इसीलिए बच्चों में ये लक्षण कई गुना ज्यादा देखे जा रहे हैं, जा सकते हैं। ये हमें बड़ा समझना पड़ेगा। माता पिता को जानना ये पड़ेगा कि माता जो केयर गिवर्स हैं, उनको बच्चों को हैंडल बड़ा टेंडर, बड़े तरीके से करना पड़ेगा। उसके लिए उनको खुद से अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखना पड़ेगा। अगर वो खुद से डिप्रेशन, घबराए हुए, बेचैन, परेशान है, और वो उस बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव फीलिंग्स बच्चे में ट्रांसफर होंगी। चाहे आप बोलेंगे नहीं, बच्चे चीजों को भाप जाते हैं, समझ जाते हैं। वो कोमल बेशक है, पर बड़े समझदार होते हैं। वो नेगेटिविटी उनमें भी जाएगी, वो डर उनमें भी ट्रांसफर होगा, वो चीजें उनमें जाएंगी। तो बच्चों के सामने इस प्रकार की खबरें ना लगाएं जिसमें हर तरफ नेगेटिव माहौल दिखाया जाए। बच्चों सामने मौतों के बारे में डिस्कस ना करें। कोविड की नेगेटिविटी जो लहर, आप जितने भी घबराए बच्चों सामने डिस्कस ना करें। बच्चों को न्यूज दें एज एज अप्रोप्रिएट। हर एज में बच्चों का मानसिक विकास अलग प्रकार से होगा। छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में बिल्कुल अलग होगा, छोटे 5 से 5 साल में अलग होगा, 5 से 10 में अलग होगा, टीन्स में, एडोलसेंट्स में अलग प्रकार से विकास मानसिक देखा जाएगा। बच्चों की एज अप्रोप्रिएट माता पिता उनको इंफॉर्मेशन दें, उनकी भाषा में, सरल बात में समझाएं। ये ध्यान, जो इन्फॉर्मेशन आए वो माता पिता के द्वारा आए, ताकि बच्चे उसको समझ पाए, जान पाए, घबराए नहीं, डरे नहीं, पर उसको सही उपयोग में ला पाए अपने बचाव के लिए, और बिना परेशान हुए। और अगर माता पिता कुछ लक्षण बच्चों में देखें, बच्चों का चिड़चिड़ापन, नींद में कमी, खाने में परेशानी, बच्चों का खेल से रुचि हट जाना, बच्चों का अपने एनवायरनमेंट से कट ऑफ रहना, अलग थलग रहना, अब बच्चों में चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, इस प्रकार की चीजें अगर अधिक देखने को मिले, तो पेरेंट्स समझे कि बच्चे मानसिक तनाव के लक्षण हो सकते हैं, और बच्चों को एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा। आपने बताया कि नेगेटिविटी से दूर रखना बच्चों को बहुत ही जरूरी है। और डॉक्टर भार्गव, और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए? उनका जो खान पान है, उनकी डाइट है, क्या ऐसा करा सकते हैं पेरेंट्स कि बच्चे बचे रहें इस संक्रमण से? देखिए, 3 चीजें इसमें जरूरी हैं। पहली चीज, आपने खान पान की बात करी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर अफ्रीका के बाद कहीं पे कुपोषण मिलता है तो हमारे देश में मिलता है। और कोविड इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मैं कोविड को मात दे पाऊंगा। बच्चे भले वो अर्बन हो या रूरल हो, जिस प्रकार से खान पान बदला है देश में, उस प्रकार से इम्यूनिटी भी शायद कहीं ना कहीं कम है। हमने देखा है कि बच्चे इस वेव में भी, सेकंड वेव में भी भर्ती हुए हैं, बच्चों को एडमिशन हुआ है, और 8000 बच्चे महाराष्ट्र में ग्रसित हुए हैं। तो एक सबसे बड़ी बात है माँ बाप के लिए पौष्टिक खाना, जिसे अपन सात्विक खाना और पौष्टिक खाना कहते हैं, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जंक फूड को इस समय एब्सोल्यूट नो बोलना है।
दूसरी चीज व्यायाम, क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपने बच्चे को देख रहा हूँ, 15 साल के बच्चे को, वो पूरे दिन भर कमरे में बैठा रहते हैं और बाहर जाने का उनको मौका नहीं मिलता। व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साइकियाट्रिस्ट सर ने भी यही कहा कि जिस प्रकार से मानव स्थिति उनकी बदलती जा रही है, क्योंकि निरंतर रूप से घर में बैठना, वीडियो गेम खेलना, इसको अल्टीमेटली कर्टेल करना पड़ेगा। स्लीप को पैटर्न को नॉर्मल करना पड़ेगा। स्लीप जब भी अबनॉर्मल होती है वो इम्यूनिटी को इमीडिएट सप्रेस करती है। स्मोकिंग और स्लीप दो चीजें हैं जो इम्यूनिटी को इमीडिएट सप्रेस करती हैं। तो अच्छी स्लीप लेना, 8 घंटे की निरंतर रूप से अनब्रेक स्लीप लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये 3 चीजें करना, व्यायाम, फूड और स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए। उसके लिए माँ बाप को बच्चों के लिए टाइम बिताना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, भले ही वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो वैक्सीनेशन है। अगर हम रिंग बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं वैक्सीनेशन का, तो उससे ये पता चलता है कि हम बच्चों को कोविड होने से बचा सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, जो दिसंबर तक होगी, बच्चों की वैक्सीनेशन की। जिस प्रकार से यूएस में, सिंगापुर में, यूरोप में बच्चों की वैक्सीनेशन पॉपुलराइज होती जा रही है, उस प्रकार से शायद देश को भी उसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम आगे चल के स्कूल खोलने की बात कर पाएंगे। यहाँ सिर्फ कोविड का खतरा नहीं है, मनोचिकित्सक आपको बताएंगे कि जितना बड़ा इस समय उन पे प्रहार है मनोवैज्ञानिक तरीके से, उसको भी टैकल करना आवश्यक है। और वो तभी होगा जब हम नॉर्मलाइज कर पाएंगे। और नॉर्मलाइज कब हो पाएगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए वैक्सीनेशन, अच्छा खान पान और जी। डॉक्टर भार्गव, आपने वैक्सीनेशन का यहाँ पर जिक्र किया, तो अभी जो ट्रायल्स हैं वो जरूर शुरू हो गए हैं, लेकिन हम बाहर के देशों में देख रहे हैं डॉक्टर स्वाति कि वहां तो फाइजर, मॉडर्ना, अमेरिका में बच्चों को ऑलरेडी देना शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ट्रायल्स अभी हो रहे हैं और सितंबर में जिस तरह से तीसरी लहर की बात हो रही है, तब तक हम वैक्सीनेट तो अपने बच्चों को नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अभी दिख रहा है कि क्योंकि ट्रायल्स जो है अभी सेकंड फेज में ही हैं, एम्स में शुरू हो चुके हैं ट्रायल्स, लेकिन नतीजे आते आते तक और उसके बाद बच्चों तक ये वैक्सीन पहुंचने में ज़रूर वक्त लगेगा। जबकि हम नेजल वैक्सीन के ऊपर भी लगातार काम कर रहे हैं, जो कि बच्चों में देने में काफ़ी आसानी होगी और हमारे ये टीके की प्रक्रिया जो है ये कट डाउन हो जाएगी। लेकिन ज़रूर एक तरफ सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि फाइजर की वैक्सीन को, क्योंकि अब काफ़ी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में कई जगह परमिशन मिल चुकी है कि बच्चों को दी जा सकती है, तो इसकी तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द हम वो वैक्सीन तब तक बच्चों के लिए लेकर के आए, एटलीस्ट एडोलेसेंट्स को शुरू कर सके, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ काफी बड़ी जनसंख्या है। दूसरा, जैसे कि अभी कहा गया है कि बड़े लोग अगर हमारे आगे आकर के इस वक्त वैक्सीन ले, अगर हम उनको ये घेरा बनाए तो हम उस घेरे के अंदर बच्चों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि बड़े लोगों को हम तेजी से वैक्सीन दें, ताकि ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़े और बच्चे हमारे सुरक्षित होना शुरू हो जाए। वही आप देखिए, इस चीज का भी ध्यान रखिए कि लॉन्ग कोविड जो है, जिसकी हम बात बड़े लोगों में करते हैं, वो भी बच्चों में दिखनी शुरू हो चुकी है। तो अब स्टडीज आनी शुरू हो गई है जहां लॉन्ग कोविड बच्चों में भी दिख रहा है। तो अगर 12 हफ्ते के बाद, कोरोना से ठीक होने के बाद भी बच्चों में अगर लक्षण दिख रहे हैं इस तरीके की, जॉइंट पेन्स हैं, हेडेक है, या बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा फटीग है, थकान महसूस हो रही है, या पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो इन सब चीजों की तरफ भी बहुत ज्यादा पेरेंट्स को निगरानी रखने की जरूरत होगी, सतर्क रहने की जरूरत होगी कि बच्चों में ये चीजें भी हो सकती है। वही जो बहुत छोटे शिशु, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है पेरेंट्स में, जैसे डॉक्टर भार्गव भी कह रहे थे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसके लिए बच्चे हमेशा बाहर जाने के लिए बोलते हैं। क्या ये सही वक्त है कि बच्चे बाहर जाकर आपस में मिल लें और खेल लें? क्या वो संभव है, या घर में ही एक्सरसाइज करें, या जो भी आपको ऑप्शंस तलाशनी है वो घर की चारदीवारी में ही करना चाहिए? देखिए, अभी बेस्ट तो यही होगा मीमांसा जी कि बच्चे घर में जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेस करें उतना बेहतर होगा, क्योंकि अभी हम अनलॉक में धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी अगर हम एकदम से बच्चों को छूट दे दें कि वो जाने लगे बाहर, मिलने लगे, तो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का उतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और डेल्टा वेरिएंट जो है वो अभी भी हम लोगों के बीच में है ही, तो वो ट्रांसमिसेबल ज्यादा है, बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए अभी हमारे लिए थोड़ा और समय, मुझे लगता है कि हमें सचेत रहना चाहिए। अभी कम से कम 1 महीना और, जब तक कि हम और ज्यादा संक्रमण नीचे जाते ना देख लें, और तब तक घर में भी, और घर की एक्सरसाइजेस भी बहुत आसान है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गुब्बारे फुलाना, टम्बलर में पानी भर के उसमें बुलबुले उठाना, मोमबत्तियां जला करके उनको बुझाना, या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, ये बच्चों को आप बहुत आसानी से घर में करा सकते हैं। और अगर आप देखें तो मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पे भी योगा प्राणायाम घर में कर रहे होते हैं, तो वो इंजॉय करते हैं इन चीजों को, इन एक्टिविटीज को। अगर हमें केवल पेरेंट्स को जरूरत है कि थोड़ा और मोटिवेट करें बच्चों को, और अगर कहीं पेरेंट्स साथ में बच्चों के कर
सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मोटिवेशन बच्चों के लिए होता है कि पेरेंट्स भी हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक अच्छी एक्टिविटी पूरे घर के लिए हो जाती है और सबको फायदा होता है। लेकिन एक्सरसाइजेस बच्चों को कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां हम ये बोलते हैं कि किसी बच्चे को अगर पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है या कोई और लंबी बीमारी है तो वो ज्यादा रिस्क पर है। और बहुत बड़ा फैक्टर जो इसमें है वो है मोटापा। तो जो बच्चों का वजन ज्यादा है वो भी हम हाई रिस्क ग्रुप में मानते हैं, उन्हीं में हमने कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा देखे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादातर बच्चों ने वेट गेन किया है, क्योंकि आप अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो बच्चों का वेट कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। नेगेटिविटी से दूर रखना, उनकी देखभाल करना, उनका डाइट का ध्यान रखना, एक्सरसाइज वो करें, लेथार्जिक पूरी तरह से ना बन जाएं कहीं। तो बहुत सी ये छोटी छोटी बातें हैं। और अगर कुछ लक्षण दिखाई भी देते हैं तो जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत जरूरी है। आप अपने आप से बच्चे का इलाज करना ना शुरू कर दें। तो तीसरी लहर से बच्चों को अगर बचाना है तो फिर हमें ये कई छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, तभी हम बच्चों को बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ थी, और डॉक्टर पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.